हेलो दोस्तों, आप सभी का ए1 लाइफ स्टोरी चैनल में स्वागत है। क्या होता है जब मेरी शादी ऐसे घर में हुए जहां शादी की रात हो, दुल्हन गायब हो जाती थी। जब मेरा नंबर आया तो सच जानकर मेरी चीख निकल गई। कहानी अंत तक जरूर सुने और चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है। मेरी शादी एक ऐसे घर में होने जा रही थी जिस घर में नई दुल्हन के आने के बाद वो दुल्हन गायब हो जाती थी। आज से पहले उस घर में 5 दुल्हन शादी करके गई थी। वो पांचों ही गायब हो गई, जिनका आज तक अता पता नहीं लगा। अब बारी मेरी थी। जब से ये बात मुझे पता चली, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। पुराने ख्यालात के चलते मेरे परिवार वाले भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। खैर, मेरी शादी हो गई और शादी की पहली रात को मैंने देखा कि वहां तो मेरा नाम सोनी है। 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के बाद मेरी पढ़ाई को रुकवा दिया गया। दरअसल मैं एक गांव में रहने वाली थी और गांव के ख्यालात यह थे कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया गया तो वह भाग जाएंगी या फिर कोई गलत कदम उठा लेंगी। इसी वजह के चलते हमारे गांव में किसी भी लड़की को ज्यादा पढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गांव में मैं पहली लड़की थी जिसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। बाकी तो लड़कियां सिर्फ 8 या 10 क्लास तक पढ़कर अपनी पढ़ाई को छोड़ देती थीं। छोड़ तो क्या देती थी, उनके घरवाले उन्हें छुड़वा देते थे। चाहे लड़की कितनी भी होशियार क्यों ना हो पढ़ने लिखने में, लेकिन उसकी पढ़ाई ज्यादा चली तो उसके घर वाले उसे ताने दे देकर ही मार देते थे। और वैसे भी पढ़ाने की अनुमति थी ही नहीं, तो बेचारी पढ़ती कहाँ से। खैर, मेरी 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया। मुझे 12वीं कक्षा में अच्छे खासे अंक प्राप्त हुए। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मेरी कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। हमारे परिवार में मेरे ताया जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे और मेरे दादा दादी और माता पिता रहते थे। इतने बड़े परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी बात सुन सके या मेरी सहायता कर सके। मैंने हर एक से मिन्नतें की कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दो, ताकि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी को हासिल कर लूं और अपना करियर बना लूं। लेकिन जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए जिद कर रही हूं, तो उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया और मेरी शादी करने की धमकी देने लगे। खैर, मेरी आगे की पढ़ाई तो रुकवा दी गई, लेकिन अब मेरी शादी की भी चर्चा शुरू हो गई घर में। तरह तरह से बातें होने लगी थीं। अब तो सोनी की शादी कर ही देनी चाहिए। उसकी उम्र भी हो चली है और उसने तो 12 तक पढ़ाई भी कर ली है। इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर देते हैं। पूरे घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी सहायता कर सके या मेरी खुशी देख सके। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैंने सोचा कि मेरी सहेली जो बचपन से मेरे साथ थी, उससे बात करके देख लिया जाए। शायद वह मेरी किसी प्रकार की मदद कर दे। तभी मैं जल्दी से सोनिया के घर गई और उसे सारी बातें बताईं। सोनिया कहने लगी कि अगर तुझे किसी पैसों की जरूरत होती तो मैं तेरी सहायता जरूर करती, लेकिन इस मामले में मैं क्या बोल सकती हूँ। तेरे घर के बड़ों ने ये फैसला लिया है कि तेरी पढ़ाई रुकवा दी जाए और तेरी शादी कर दी जाए, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। अगर मैंने कुछ किया भी तो मेरे परिवार वाले भी मुझे ऐसी ही सजा देंगे, इसलिए मैं इसमें तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। जब सोनिया मेरी सहायता करने में पीछे हट गई तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार करना ही ठीक समझा। मैंने सोचा कि जो मेरी किस्मत में होगा वही होना है। मैंने कोशिश करके देख ली, लेकिन मैं जो चाहती हूं वह कर ही नहीं पा रही हूं। खैर, यही सब सोचकर मैं दुखी मन से घर पर आ गई और जैसे घर के लोग कह रहे थे मैं वैसे वैसे करती गई। अब मेरे लिए शादी के लिए एक अच्छा लड़का देख लिया और शादी की तारीख भी निकल गई। मैंने तो लड़के की फोटो तक नहीं देखी थी। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लड़का दिखने में कैसा होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा। क्या मैं उसके साथ उम्र भर रह पाऊंगी? आज का दौर ऐसा था कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले जान पहचान लेते हैं, और मैंने 12 बजे तक पढ़ाई की है, तो इतना ज्ञान तो मैंने लिया है। लेकिन मेरे परिवार वाले ऐसे थे
कि लड़के से मिलना तो दूर, उसकी फोटो भी नहीं दिखा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं फिर से एसपी अनिया के पास गई और उससे बोली कि तेरे ननिहाल में ही मेरा रिश्ता तय हुआ है और तेरे ननिहाल वाले तो उस लड़के को जानते ही होंगे। तू मेरे लिए इतनी मदद जरूर कर दे कि तुम अपने ननिहाल चली जाओ और उस लड़के के बारे में मुझे पता करके बता दें कि उसका स्वभाव कैसा है। क्या मैं उसके साथ उम्र भर रह पाऊंगी? तभी सोनिया कहने लगी कि इसमें पता करने के बाद तू कौन सा कुछ कर पाएगी? लड़का अच्छा बुरा जैसा भी हो, तुझे शादी तो उसी से करनी पड़ेगी। अगर लड़का अच्छा हुआ तो तेरी किस्मत, अगर बुरा हुआ तो भी तुझे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह तुम्हारे घर वालों की पसंद है। तूने पीछे भी काफी आवाज उठाकर देखी थी, लेकिन सब लोगों ने तेरी आवाज को दबा दिया और तुझे कुछ भी नहीं समझा। तभी मैंने सोनिया की बात को ठीक समझा, लेकिन अपने दिल की तसल्ली के लिए उसके आगे मिन्नतें कि तभी सोनिया कहने लगी कि ठीक है, अभी कुछ दिनों की छुट्टियां हैं, वैसे भी मैं ननिहाल जाने वाली थी, तो मैं चली जाती हूँ और उस लड़के के बारे में पूरा पता निकाल लूंगी। तभी कुछ दिनों के बाद जब मुझे पता चला कि सोनिया ननिहाल से आ गई है, तो मैं झट से उसके घर पर पहुंच गई और उससे पूछने लगी। तभी सोनिया ने पहले तो मुझे बताना ठीक नहीं समझा, लेकिन उसके बाद में उतरे हुए चेहरे से बताया कि उस लड़के की तो पहले 5 शादियां हो चुकी हैं। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर यह सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। तभी सोनिया कहने लगी कि हाँ, और वह शादियां उसकी निभी भी नहीं, क्योंकि जिस भी लड़की से उसकी शादी होती थी, सुहागरात के दिन वह लड़की गायब हो जाती थी। ऐसे करके उसने 5 शादियां कर लीं, लेकिन उसकी पांचों दुल्हन सुहागरात के दिन गायब हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो रहा था। आखिर उस लड़के में ऐसा क्या था? अब तो मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। अब तो मैं दुखी मन से घर की ओर आ गई और मन में सोच रही थी कि पता नहीं भगवान मुझे किस कर्मों का फल दे रहा है। मैंने पता नहीं ऐसे क्या बुरे कर्म कर दिया जो मुझे इसी जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाएगा। पहले तो मैं पढ़ना चाहती थी, तो घर वालों ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। उसके बाद मेरी जबरदस्ती शादी करने लगे और अब मुझे ऐसा लड़का मिलने वाला है जिसके घर में ऐसी अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरे मन में तो बिल्कुल ये डर बैठ गया था कि उसकी मैं छठी दुल्हन होने वाली हूं और ना जाने सुहाग रात के दिन मेरे साथ क्या होगा। कहीं मैं भी गायब हो गई तो क्या होगा। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि हो सकता है वह पांचों दुल्हन अपनी मर्जी से गई हों, उस लड़के की कोई गलती नहीं हो। यही सब सोचकर मैंने अपने मन को दिलासा दिया और घर के काम में लग गई। धीरे धीरे जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मेरी घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। मुझे तो बार बार वह बात याद आ रही थी कि उसकी 5 दुल्हन गायब हो गई थी, लेकिन फिर मैं कैसे भी करके अपने दिल को समझा लेती। खैर, ऐसे करके शादी का दिन आ गया और मेरे घर पर वह लड़का बारात लेकर आ गया। उस लड़के को मैंने फैरो के टाइम देखा। दिखने में काफी हैंडसम भी था और उसके चेहरे से लग रहा था कि काफी समझदार लड़का है। तभी मेरे मन को थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा कि उस दुल्हनों की गलती होगी, बेचारा ये तो सीधा साधा लग रहा है। तभी मेरे मन को काफी सुकून मिला और मैंने चैन से सांस लिया। उसके बाद शादी के बाद मुझे उस लड़के के साथ विदा कर दिया गया और वहां जाकर मेरी अच्छे से गृह प्रवेश करवाया गया। काफी अमीर खानदान के लोग लग रहे थे, इसलिए बड़े ही जोरों शोरों से मेरा गृह प्रवेश किया और मेरे वहां जाने की खुशियां मना रहे थे। और मेरी सास और बाकी के खानदान वाले भी मेरा खूब ध्यान रख रहे थे और मुझे खूब प्यार दे रहे थे। ये सब देखकर मैं पुरानी बातें सारी भूल गई और मुझे सुकून की सांस आई कि शायद मैं अब इस घर में खुशी से रह पाऊंगी। मेरी पढ़ाई लिखाई बीच में रुक गई, लेकिन शायद इस घर में मुझे इतना सुकून मिलेगा कि मुझे पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और फिर तो मैं उन दुल्हनों को ही कोसने लगी कि पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। कितने अच्छे लोग हैं और वह इन्हें छोड़ छोड़ कर सुहागरात के दिन चली गई और बेचारे इस दूल्हे का घर कभी बस ना पाया। मुझे सुहागरात के लिए अपने कमरे में भेज दिया गया। कमरा इतना अच्छा सजा था
कि मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। आज से पहले मैंने टीवी में ही देखा था कि इतना अच्छा कमरा सजा होता है, लेकिन आज तो मेरे बिल्कुल नजरों के सामने था। थोड़ी देर बाद मेरा पति कमरे में आ गया और मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि आज हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए हम एक दूसरे से कोई भी बात ना छुपाए तो अच्छा है। तभी मैंने भी मन में सोचा कि मुझे भी इनसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मुझे इनसे बता देना चाहिए कि मैंने आपके बारे में पहले ही पता कर लिया था, और मैंने मन में सोचा कि शायद ये मुझे वही बात बताने वाले हैं कि इनकी पहले 5 शादियां हो चुकी हैं। तभी मैंने उनकी बात काटते हुए कहा कि मुझे सारा कुछ पता है। मेरा ऐसा शब्द सुनकर उनके चेहरे पर शिकन सी आ गई और माथा पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया। तभी मैंने उनका हाथ थामा और कहने लगी कि मुझे आपके बारे में शादी से पहले ही सब पता चला गया था। दरअसल मेरी सहेली का आप ही के गांव में उसका ननिहाल है। इस वजह से वह यहां पर आई तो आपके बारे में उसने पता किया था, और मुझे यह भी पता है कि आपके 5 दुल्हन सुहागरात के दिन भाग गए। तभी वह कहने लगा कि हाँ। इतना कहकर वह जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं उसकी तरफ देखती रही, लेकिन उसने ना तो कोई जवाब दिया, ना ही मेरे साथ कुछ बोलने को तैयार था। मैं काफी देर इंतजार करती रही कि वह मेरे पास आएगा और मुझसे बातें करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह चुपचाप उस कुर्सी पर बैठा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आखिर सोच क्या रहा है और करने वाला क्या है। तभी मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं मैं वह छठी दुल्हन तो नहीं जो गायब होने वाली हूं। फिर थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया और एक सीसी निकालकर मुझे जबरदस्ती पिला दी। वह सीसी पीने के बाद न जाने मुझे क्या हुआ कि मुझे होश भी ना आया, और 2 दिनों के बाद जब मुझे होश आया तो मैंने एक बंद कमरे में बिल्कुल अंधेरे में खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाया। मैंने काफी कोशिशें की, लेकिन मैं रस्सी को खोल ना पाई। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ। वो शीशी उसने मुझे क्यों पिलाई होगी और यहां पर बंद कमरे में लाकर मुझे क्यों डाल दिया। अब तो मुझे उन दुल्हनों का कोई खोट नजर नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि इस लड़के में कोई दिक्कत है। शायद इसी वजह से इसने यही सब उन 5 दुल्हन के साथ किया होगा, जो आज मेरे साथ हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं आत्महत्या कर लेती, कम से कम इस दुख से तो दूर हो जाती। लेकिन मैंने तो इसकी भोली शक्ल पर विश्वास कर लिया। आखिर आगे मेरे साथ क्या होने वाला था, यही सोच सोचकर मेरी तो जान निकली जा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाजा खुला है। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं बेहोशी का ही नाटक करती रहूं और आखिर पता करूं कि इस कमरे में हो क्या रहा है। तभी मैं वापस बेहोश होने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह लड़का कमरे के अंदर आ गया, और उसने जैसे ही लाइट चलाई तो मैंने थोड़ी सी अपनी पलकें खोलकर देखी तो चारों तरफ एक लड़की की तस्वीरें ही तस्वीरें लगी हुई थीं। वह लड़का उन तस्वीरों के पास जाता और बार बार उन तस्वीरों को देखकर चिल्लाने लगता और रोने लगता। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी वह लड़का कहने लगा कि देखा, तुम्हारे धोखे की वजह से आज एक एक करके सब लड़कियों की जान जा रही है। ये सब बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थीं, और उसका डर बार बार मेरे अंदर दर्द जगा रहा था। मैं चाहकर भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी, और उस लड़के के व्यवहार ने मुझे इस कदर डरा दिया था कि न मैं रो सकती थी और न ही मैं हंस सकती थी। मैं चुपचाप बेहोशी का नाटक करती रही और उसकी सारी बातें सुनती गई। तभी उस लड़के ने मेरे मुंह पर पानी का छींटा मारा तो मैंने बेहोशी तोड़ना जरूरी समझा। इसलिए मैं होश में आने का नाटक करने लगी और उससे पूछने लगी कि आखिर मेरे साथ ऐसा सब क्यों कर रहे हो। तभी वह लड़का कहने लगा कि तुझे थोड़ी देर में मरना तो है ही, क्यों ना तेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी जाए। तभी वह लड़का कहने लगा कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उससे, लेकिन आखिर में उस लड़की के पता नहीं क्या हुआ। उसे कोई और लड़का पसंद आ गया और वह मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद से मुझे लड़कियों से इतनी नफरत हो गई
मुझे हर लड़की में वही लड़की दिखाई देने लगी कि वह मुझे धोखा देकर चली जाएगी। इस वजह से मेरी जिस भी लड़की से शादी होती तो मेरे मन में यह आ जाता कि यह भी शादी के कुछ दिनों बाद मुझे छोड़कर धोखा देकर चली जाएगी। इसलिए मैं सभी को जान से मारने लगा। और अब तुम मेरी छठी दुल्हन होने वाली हो, जिसे मैं जान से मारूंगा। इसलिए अब तुम्हारी बारी है। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था। मैंने जैसे भी करके अपनी जान बचाना जरूरी समझा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस लड़के का अगर यह डर और वहम नहीं निकाला तो न जाने कितनी लड़कियों को जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी मैंने उस लड़के से मिन्नतें की कि मुझे एक बार रस्सियों से मुक्त कर दो। तभी उसने मेरी बात मानी और उन रस्सियों को खोल दिया। मैंने झट से उस लड़के को गले से लगा लिया और इतने प्यार से समझाया। मुझे बचपन से ही माँ ने काफी अच्छे संस्कार दिए थे। वह कहती थी कि किसी को भी समझाना हो तो उसे प्यार से समझाओ, उसकी भावनाओं की कदर करो, चाहे वह इंसान कैसा भी हो, अच्छा बुरा। मैंने उन्हें गले लगाने के बाद सारी बातें समझाई कि हर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे कुछ दिन अपने घर में रखकर देख लो। अगर मैं आपके साथ धोखा करूं तो मुझे उसी वक्त जान से मार देना। मेरे काफी समझाने के बाद वह लड़का समझ गया और मुझे अपने घर में ले गया। घर वालों और परिवार वालों को सबको जवाब देने के लिए लड़के ने बहाना बना दिया कि हम लोग तो किसी काम से बाहर जा रहे थे तो इसे किसी ने किडनैप कर लिया। सब लोगों को यह बात सच लगी कि मुझे किडनैप कर लिया था और ये लड़का मुझे बचा कर लाया है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब हमारी शादी को पूरे 2 साल हो चुके थे। अब उस लड़के का धीरे धीरे पूरा डर निकल चुका था कि हर लड़की धोखेबाज नहीं होती। और मैंने उस लड़के को इतना प्यार दिया कि उसका सारा डर निकल गया। एक रोज जब हम लोग खाना खाकर कमरे में गए तो वह लड़का मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इस डर से भी दूर कर दिया और बाकी सब लड़कियों की जान भी बचा ली। अब मैं उन लड़कियों को वापस जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका पश्चाताप जरूर कर सकता हूं और तुम्हें सारी उम्र खुशियां देने का मैं वादा करता हूं। इसी के साथ हम दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। धन्यवाद।